आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे संस्कृत व्याकरण में संधि। संधि किसे कहते हैं, संधि के प्रकार कितने होते हैं और इन्हें किस तरह से हम समझें ताकि हमारे लिए आसान हो जाए परीक्षा में संधि को पहचानना कि कौन सी संधि है। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए आप वीडियो को ध्यान से देखिए और सुनिए और समझने का प्रयास करिए। पहले तो हम ये समझ लें कि संधि क्या होता है। संधि स्टूडेंट्स वो होता है जैसे कंप्रोमाइज, जैसे बोला जाता है, इंग्लिश में भी वर्ड होता है। तो कंप्रोमाइज जैसे दो व्यक्तियों के बीच में अगर किसी तरह के मनमुटाव या कुछ हो जाता है तो आपसी सुलह से कुछ कंडीशंस के अकॉर्डिंग कंप्रोमाइज किया जाता है। इसी तरह से व्याकरण में संधि जो होती है, दो स्वरों या व्यंजन या स्वर या व्यंजन के बीच में नियम के अनुसार जब मेल किया जाता है तो यह कंडीशन होती है, क्योंकि नियम लगते हैं। तो इस नियम के अनुसार जब इनका मेल करके जब विकार उत्पन्न होता है यानी नया शब्द बनता है तो वहां पर संधि होता है। और परिभाषा इसकी हम बताएंगे। पहले इसका अर्थ और अच्छे समझने का प्रयास करें कि जब एक से अधिक स्वर या व्यंजन वर्ण बहुत अधिक निकट होने के कारण मिलकर एक रूप धारण कर लेते हैं यानी एक शब्द बना लेते हैं तो उसे संधि कहते हैं। उदाहरण अगर देखें तो हिम धन आलयः, तो हिम धन आलय का मतलब होता है बर्फ का घर यानी हिमालय। और इसको इस तरह से परिभाषित करने का प्रयास करें तो दो वर्णों या बहुत से वर्गों के संयोग से जो रूप परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि विच्छेद क्या होता है ये हम आपको बता दें कि संधि युक्त पद में जो हिंदी में जब शब्द होता है तो उसे दो या दो से अधिक वर्ण होते हैं तो उसके मेल को वहां पर हम संधि के रूप में शब्द कहते हैं, लेकिन संस्कृत में शब्द को पद बोला जाता है। तो संधि युक्त पद में दो या दो से अधिक शब्दों को अलग करके रखना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे हमने अभी आपको उदाहरण एक और यही बताया था, फिर से एक बार इसी को फिर समझाते हैं। हिमालय है तो इसको लिखेंगे हिम धन आलयः। स्टूडेंट, संधि और समास में एक फर्क होता है। समास के वीडियो आप देखेंगे तो उसमें हमने आपको बताया कि समास विग्रह या सामासिक पद किसे कहते हैं और उसमें प्लस का साइन नहीं लगता है क्योंकि वहां पर एक शॉर्ट फॉर्म लिखा जाता है, एक संक्षिप्तीकरण होता है समास। और संधि जो होता है इसमें दो शब्दों का मेल किया जाता है तो यहाँ पर प्लस का साइन लगता है। तो समास में प्लस का साइन नहीं लगाया जाता है जबकि संधि में प्लस का साइन लगाया जाता है। और इसमें आखिरी जो वर्ण होता है इसमें विसर्ग अगर लगा है तो आपको विसर्ग लगाना अनिवार्य होता है और विसर्ग नहीं लगा है तो आप नहीं लगाएंगे। संस्कृत में विसर्ग का और हलंत का विशेष महत्व होता है, इसके माध्यम से ही संस्कृत आपकी शुद्ध कहलाती है। तो इन बातों का विशेष ध्यान आपको रखना है। अब संधि मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है। स्वर संधि, इसे अच संधि भी कहते हैं, व्यंजन संधि या इसको हल संधि भी कहते हैं, और तीसरा होता है विसर्ग संधि। तो इनको हम पहचानेंगे कैसे ये हम आपको बताते हैं। अब स्वर संधि सबसे पहले अगर देखें तो परिभाषा इसको इस तरह से हम कर सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक स्वरों के बीच में परस्पर मेल होने से, यहाँ हम स्वर की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, हमने आपको हिंदी व्याकरण में आपको सबसे पहले ही स्वर और व्यंजन बता दिए हैं क्योंकि संस्कृत में स्वर और व्यंजन बहुत अधिक होते हैं। अलग से आपको समझाएंगे तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं क्योंकि अब इसको एक एक को याद करना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। इसलिए हिंदी में जो स्वर और व्यंजन हमने आपको दिए आप उनसे ही पहचानने का प्रयास करेंगे तो उससे भी आपको समझ में आएगा, लेकिन परिभाषा और उदाहरण आप संस्कृत के लिए संस्कृत के व्याकरण में ही देखिए। तो जब दो या दो से अधिक स्वरों के बीच में परस्पर मेल होने से कुछ परिवर्तन होता है तो उसे स्वर संधि या अच संधि कहते हैं। स्टूडेंट, अ से लेकर अहा तक पूरे स्वर होते हैं और क से लेकर के ज्ञ तक व्यंजन होते हैं और क ख ग घ इंग इस तरह से जो व्यंजन होते हैं तो इसमें अ स्वर सुनाई देता है सभी में। तो व्यंजन जो भी होते हैं तो व्यंजन स्वर के बिना अधूरे होते हैं और इसीलिए जब संस्कृत में व्यंजन के में नीचे हलंत लगा होता है तो इसका मतलब होता है कि उसमें उस व्यंजन में वहां पर स्वर नहीं है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब स्वर संधि के जो भेद हैं उनको आप सबसे पहले समझ लेते हैं। स्वर संधि के मुख्य रूप से जो भेद हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि, अयाधि स्वर संधि,
वृद्धि स्वर संधि और यण स्वर संधि ही।